चलिए जी, लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, तो क्या प्रिपरेशन थी मैं आपको 5 मिनट लगा के सारा रिवाइज करा दे रहा हूँ कहाँ से हमने क्या किया। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में सबसे पहले हमने क्या किया था, एल्केन्स से किया था। एल्केन्स के थ्रू हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात किया था। हमने क्या किया, CH4 का क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और 570 केल्विन या 630 कितना 670 केल्विन 670 केल्विन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, CH4 के साथ CH3Cl मिक्सचर मिला था हमें, CH2Cl2 का और CHCl3 का एंड CCl4। जो हमने क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें मिक्सचर मिलेगा किसका, एलिमेंट्स, राइट। क्लियर है भाई? इसके बाद हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया। तो ब्रोमीन के सब्स्टिट्यूशन में क्या है, हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे जब भी आप क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन करने वाले तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हमने ये वाला एक कंपाउंड लिया था CH3 CH2 CH3, जिसके अंदर हमने ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और 522 670 केल्विन। तो हमें दो प्रोडक्ट मिले थे। तो यहाँ पे हमें मेजर प्रोडक्ट जो था ये मिलेगा, जो मूर सब्स्टिट्यूटेड था वो हमारा मिलेगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा जो है वो हमारा क्या मिल जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, रीजन आप पिछले वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन हो गया। अब हाइड्रोनेशन जब हम कर रहे थे तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, वो रिएक्शन रिवर्सिबल था, तो उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत थी। HiO3 या HNO3 हम उसका यूज कर रहे थे। उसके बाद फ्लोरिनेशन, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम नहीं कर रहे थे, उसके लिए हमने क्या किया था, स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज किया था। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन कुछ बुक्स में Z लिखा है, किसी में S लिखा है, तो वो देख लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 Cl था, इसका हमने AgF के साथ रिएक्शन कर दिया। यहाँ पे आप COF2 भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे Hg2F2 भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप SbF3 भी यूज कर सकते हो, कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे क्लोरीन हटके फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन जो है हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा शॉर्ट्स रिएक्शन था। इस तरीके से हम इसे कर सकते थे। उसके बाद हमने किया प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या किया हमने, एडिशन किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया था। तो उस केस में हमने क्या किया, एल्कीन्स के केस में हमने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन किया या HX के साथ रिएक्शन किया। तो यहाँ पे हमारा एक H लग जाएगा और इधर लग जाएगा भैया हमारा Cl। जो एडिशन होगा, एडिशन जो होगा भैया वो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा, जब हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे। रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। तो यहाँ पे जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन चला जाएगा, जहां पे क्लोरीन है वहां, जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हमारा क्लोरीन चला जाएगा। तो ये थी एडिशन, सिंपल एडिशन था। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है जहां पे भी होगी। अगर हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का एडिशन था जिसके अंदर हमने क्या किया, HBr यूज किया था। यहाँ पे हमने लिया, सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने HBr के साथ रिएक्शन करा दिया। अगर सिर्फ HBr है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और अगर हमने यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डाल दिया तो यहाँ पे जो एडिशन होने वाला है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2Br। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ लगेगा और किसी के साथ नहीं लगने वाला है। ठीक है जी, अगर हम सिंपल एडिशन करेंगे तो वहां पे हमारा ये जो रिएक्शन था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होएगा, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी कार्बोकेटायन। और यहाँ पे अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ, तो यहाँ पे जो
हमारा इंटरमीडिएट है, दैट विल बी फ्री रेडिकल। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। उसके बाद हमने किया प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर है जी। अब उसके बाद एल्कोहल से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। एल्कोहल्स के थ्रू अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो इसको जनरली हम एल्कोहल से ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जो हमारा यील्ड है वो बहुत अच्छा रहता है, और एल्कोहल जो है वो इजीली अवेलेबल भी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ROH लिया, उसका हमने क्या किया, PCl3 के साथ रिएक्शन किया सपोज करो, तो हमें क्या मिलने वाला, RCl प्लस H3PO3। PCl5 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसके बाद हमने क्या किया, HX प्लस एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2। इसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जो हमें हेल्प करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल्स को करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल बी RX। ठीक है, 3 टेस्ट देता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल आएंगे। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल किस तरीके से हमें देगा। टर्शियरी एल्कोहल के साथ अगर हम ल्यूकास रिएजेंट का करते हैं तो वो क्या करेगा, हमें इमीडिएट जो है टर्बिडिटी प्रोड्यूस करके देगा। टर्बिडिटी, व्हाइट कलर की क्लाउडीनेस, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जैसे हमने पानी के अंदर कभी डिटोल डाल दिया है ना, तो ऑन मिक्सिंग जैसे ही हमने डाला, आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आफ्टर 5-10 मिनट, और लास्ट प्राइमरी एल्कोहल में क्या हो गया हमारा, ऑन हीटिंग। तो इन तरीके से हम उन्हें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या किया, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, दिस इज द बेस्ट मेथड। तो यहाँ से हमें RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि यहां से हमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाते हैं, और SO2 HCl जो बाय प्रोडक्ट मिले हैं वो एस्केपेबल गैसेस थी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिल जाएगा। इसके बाद हमने ये किया, NaBr प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, तो ये हमें RBr बना के देगा। यहाँ पे हमने क्या किया, रेड फॉस्फोरस के साथ हैलोजन डाल दिया, तो ये RX दे देगा। तो दीज आर द सर्टेन रिएक्शन जो हमारी एल्कोहल के साथ होने वाली है। ठीक है जी, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल लाइट थ्रू एल्कोहल्स। जो ल्यूकास रिएजेंट वाला मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस भी बोल देते हैं। तो उसके बाद हैलाइड एक्सचेंज वाला एक रिएक्शन किया था जिसको हमने क्या बोला, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या हुआ था, आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, आयोडीन का भैया सब्स्टिट्यूशन होएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, RCl लिया, इसका हमने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा RI में, और सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड जो है एसीटोन में इनसॉल्युबल रहता है, और हमारा रिएक्शन जो है हो जाएगा। उसके बाद हमने क्लास रिएक्शन की थी विच इज हंस्टिकर रिएक्शन, राइट, जो नेमिंग रिएक्शन थी जिसके हमने सिल्वर फैटी एसिड्स के थ्रू रिएक्शन करके बनाया। ठीक है, अब जो हमने लास्ट किया था सिल्वर फैटी एसिड्स वाला रिएक्शन, ठीक है, हंस्टिकर रिएक्शन या बोरोडीन हंस्टिकर रिएक्शन, उस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, वैसे तो वो यूज होएगी नहीं, अगर वो आ भी जाती है तो उसका एक ड्रॉबैक है। वो क्या होएगा कि जो कार्बन चेन थी वो एक कार्बन हमारा कम हो जाएगा। अगर 5 कार्बन की चेन थी तो 4 कार्बन की रह जाएगी, क्योंकि एक जो कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकल जाएगा। आप रिएक्शन को खोल के देखो जरा, उसमें बाय प्रोडक्ट जो था हमारा CO2 बन रहा था, और एक AgBr बन रहा था, राइट। तो CO2 जो था एक कार्बन कम कर देगा जो हमारे फैटी एसिड में था। ठीक है जी, तो आज जो हम करने वाले हैं दैट विल बी नेचर ऑफ CX बॉन्ड। टॉपिक लिखिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जी, ओ जी, लिख लो, रामायण लिखवा रहा था, लिखी नहीं आपने, नहीं सर, लिख लो, शायद काम आ जाएगी सर। रिवीजन क्लासेस हैं भाई, कभी भी आ सकते हो आप, मैं यहीं पे होता हूँ मॉर्निंग में आगे। हिम्मत मैडम,
चीजें करा रहा हूँ, ज्यादा नहीं करा रहा हूँ। सिलेबस नहीं पूरा होगा, फिर आप कहोगे कि सर जेई की तैयारी नहीं हुई। जेई के लिए मैंने प्रिपेयर किया हुआ है आपके लिए सारा कुछ कंटेंट। आपका जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करेंगे हम निकलवा दें। प्लस टू पूरी हो चुकी होगी तो प्लस वन भी करने में फायदा आएगा, है ना। प्लस टू ही नहीं खत्म हुई, प्लस वन क्या करा देंगे हम, समझ रहे हो। तो इसलिए भाई कोशिश करो, है ना। जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे, कोशिश करेंगे, निकल गया तो बहुत अच्छी बात है ना। प्लस वन तभी होगी मेरा भाई। चलो लिखो, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड्स। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड। अब सी एक्स बॉन्ड की नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बन और हेलोजन के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना, फिर उसके बाद कार्बन आता है, फिर हाइड्रोजन आता है, और फिर हमारी मेटल्स आ जाती है। दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज। अब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है ना, और हमने पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इट बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स हैं वो कौन सी नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं। उनके जो बॉन्ड्स हैं दैट इज ऑफ पोलर नेचर। समझ आया, इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आया। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज मूव टुवर्ड्स हैलोजन आयन, हैलोजन एटम। इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पे आ गया भैया हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लिख लीजिए। लिख लीजिए इसमें कि द नेचर ऑफ सी बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज ऑफ पोलर नेचर। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन is of polar nature, is of polar nature, as halogens are more electronegative, as halogens are more electronegative than carbon. Halogens are more electronegative than carbon. और ये स्ट्रक्चर बना दिए, कार्बन पे पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और हेलोजन पे आ जाएगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी की बात की जाए, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब किस पे कितना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फ्लोरीन और कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और कार्बन इधर है बीच में है। क्लोरीन के इसमें कम हो जाएगा, ब्रोमीन में और कम हो जाएगा, और आयोडीन में क्या होएगा, और कम होएगा। तो मतलब अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो सी एफ बॉन्ड जो होगा सबसे ज्यादा पोलर होगा, देन सी सी एल, फिर सी डी आर, एंड देन सी आई। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी समझ में आ गया। अब एक चीज है, यहां पे हमने ये बॉन्ड बनाए, कौन से वाला बॉन्ड जो है हमारा इजीली टूट जाएगा, सी आई, क्यों, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वेरी गुड। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, अगर मेरा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। तो सी आई बॉन्ड जो है वो सबसे इजीली क्लीन कर जाए, राइट। और जो ये पोलैरिटी है हमारी, ये क्या करेगा, बॉन्ड, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा,
ओके सुनो, अब इसमें क्या हुआ, ये जो पोलैरिटी है ना इसके ऊपर डिपेंड करने वाली है प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनके मेल्टिंग पॉइंट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, है ना, मतलब स्मेल कर सकते हैं, राइट, और मेजर कर सकते हैं, दे ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था बचपन में, याद करो प्लस वन क्लास में, है ना, फिजिकल देयर आर सर्टेन 7 बेस यूनिट्स थे जिनको हम मेजर कर पाते हैं, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो लिखे जा रहा है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, फर्स्ट लिखिए फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है, कलर और उसके ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। लोअर हेलोएल्केन्स, लोअर हेलोएल्केन्स are gases at room temperature, are gases at room temperature, ब्रैकेट में लिखेगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रैकेट क्लोज। क्या कर रहे हो सर, घर पे पढ़ना था, यहाँ पे भी आया ना, ये पढ़ रहा ना, वो हो रहा है। नेक्स्ट लिखिए द मेंबर्स है, बस ये पहले ब्रैकेट में डाल दीजिए, लोअर मेंबर्स की बात की ना, दे आर गैसेस, लोअर मेंबर्स अभी आगे करा रहा हूँ। लोअर मेंबर्स में इथेन और मिथेन वाले जितने भी है ना, दे आर गैसेस। हाँ जी, आगे लिखिए द मेंबर्स कंटेनिंग अप टू, द मेंबर्स containing up to 18 carbon atoms, containing up to 18 carbon atoms are generally liquids, generally liquids, and higher members are, and higher members are solid at room temperature. ठीक है जी, alkyl halides in pure state are colorless, alkyl halides in pure state, in pure, in pure state are colorless, impure नहीं, impure, impure, अलग अलग, impure are colorless, however bromides and iodide, however bromides and iodides when exposed to air, when exposed to air develop color. Volatile halogen compounds have, volatile halogen compounds have sweet smell. Volatile halogen compounds have sweet smell, मीठी, जब आप केक वाली शॉप पे जाते हो, आता ना वहां पे एक खुशबू आ रही है मीठी मीठी। हाँ सेक्टर 10 में एक बेकरी है। तुम फिर गए उसके बाद आ जाती है सारी बात है। हम्म, भाई को दे देंगे बॉटल।
नेक्स्ट की डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट के डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है। अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है भैया? न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी, क्यों मेनली ये क्या करने वाला है, क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्यू कैसे आ रहा है? चार्ज सेपरेशन से, है ना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज होएगा, राइट। और चार्ज सेपरेशन जो है वो कम होता चला जाएगा। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। एक्सेप्शन तो बनता है ना। एक ही एक्सेप्शन, छोटा सा एक्सेप्शन है, अदरवाइज नहीं है। इसके अंदर क्या होगा कि CH3F का, या हम बोल सकते हैं कि कार्बन फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट, एक्सपेक्टेड कार्बन फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, बट CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ CF इज लेस एज कंपेयर टू CCl। रीजन क्या हुआ? अब Q तो ऑब्वियसली फ्लोरीन पे ज्यादा है, तो दूसरा फैक्टर कौन सा है जिसके ऊपर डाइपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है? दैट इज D, राइट। हाँ, बॉन्ड लेंथ D। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ छोटी है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। देखो, चार्ज न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी है, राइट। अब कार्बन फ्लोरीन में ज्यादा चार्ज, अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो क्यू की वैल्यू इस वाले में ज्यादा आने वाली है, राइट। अब दूसरा एक और फैक्टर भी है विच इज डी। अब ये डी फैक्टर बेटर करेगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? ज्यादा हो। क्यू तो है ही है, क्यू में तो बहुत छोटा सा वेरिएशन है, बट डी फैक्टर ने बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो। बाद वाले उनकी बॉन्ड लेंथ तो और भी ज्यादा है, बट क्यू वाला जो फैक्टर था वो कम होता चला। ठीक है, क्यू, क्योंकि देखो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। CCl में कम होएगा, CBr में और कम होएगा, और Ci में सबसे कम होने वाला है। ये चीज समझ में आती है। तो मेजर फैक्टर जो था ड्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये दोनों थे। हर एक में ये फैक्टर मैटर कर रहा था, क्यू वाला फैक्टर। किसका चार्ज जो था वो छोटा होता चला जा रहा था। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज तो ज्यादा है, बट इस केस में डी आ गया। यार हमने कौन सा कैलकुलेट किया, इसका कोई वो है ना, मतलब कैलकुलेट किया और वैल्यूज बता दी। हमने कौन सा वहां पे कोई एक्सपेरिमेंटिंग मतलब वो किया है कि हाँ यार इसमें प्रेडिक्ट करके बताते हैं, या कोई लॉजिक लगाया? कुछ नहीं किया। हमने चार्ज निकाला और डी निकाला, वैल्यू इसकी ज्यादा आ गई। और रीजन क्या हो गया? डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है। दैट्स इट। लिख लीजिए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F is less as compared to dipole moment of CH3F is less as compared to that of CH3Cl, probably due to the small size of fluorine atom, probably due to the small size of fluorine atom, right? Small size of fluorine atom and CF bond length, and CF bond length is also small as compared to CCl bond. ठीक है, क्लियर है। और वैसे बाकी डाइपोल मोमेंट जो है डिक्रीज कर जाएगा डाउन द रोड। तो अगर हम ऑर्डर निकाले तो यहाँ पे क्या होगा? CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br, एंड लास्ट आ जाएगा
CH3I। वैल्यूज लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगी 1.94, यहाँ पे आ जाएगी 1.82, उसके बाद आ जाएगी 1.79 और यहाँ पे आ जाएगा 1.6। समझ आ गई नहीं? देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, रीजनिंग पूछ लिया, बताओ जरा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, विच इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई भी सरफेस पे है, मतलब लिक्विड है, उसकी सरफेस से कितने इजीली जो है मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो रहा है। अगर वो जल्दी एस्केप आउट हो रहा है, आपने देखा होगा एसीटोन लीजिए और आप पानी लीजिए, है ना, एसीटोन को अगर आप हाथ पे रखते हो तो ठंडा लगता है, क्योंकि वो क्या करता है, लेटेंट हीट लेके निकल गया हमारी बॉडी की, राइट, तो इसकी वजह से ठंडा लग रहा होता है, और वो जल्दी से इवेपोरेट भी हो जाता है। वो इवेपोरेट क्यों हो गया या वो कन्वर्ट क्यों हो गया लिक्विड में? बिकॉज उसका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो वीक था एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है जी। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट? उनके फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से स्ट्रांगली हेल्ड है तो वो नहीं उड़ेगा, और अगर वो जल्दी से निकल रहा है तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम है। लिखिए जरा। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे कौन से फोर्सेज होंगे? हेलो एल्केन्स में मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात किया, तो कौन से फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था, वेंडरवॉल हो सकता है, और वेंडरवॉल किस किस पार्ट किन पार्टिकल्स में होता है वेंडरवॉल फोर्सेस? कोवेलेंट बॉन्ड भी तो बनता है, बट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, याद करो चैप्टर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यार कौन कौन से थे? डाइपोल डाइपोल था, आयरन डाइपोल था, ठीक है, वेंडरवेल फोर्सेस थे, और इंड्यूस्ड डाइपोल थे, ये वाले कुछ फोर्सेस थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? लंदन फोर्सेस, जैसा भाई साहब ने बोला था वेंडरवेल फोर्सेस होते हैं, ठीक है जी। एक तो लंदन फोर्सेस होंगे, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर नेचर का है तो दूसरे वाला उसे अट्रैक्ट करेगा। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा इसके अंदर पोलर नेचर थी, तो वहां पे क्या होंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होने वाले, तो दो फोर्सेस आएंगे हमारे यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच। चलिए, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, लंदन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, ब्रैकेट में लिखिएगा वेंडरवॉल फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस, डबल ए आता है वॉल में, ठीक है, तो दीवार नहीं बनाना ना। वेंडरवॉल फोर्सेस विच इज लिंक्ड विद, इसी में लिखिएगा विच इज लिंक्ड विद सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल, विच इज लिंक्ड विद सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना बड़ा साइज होएगा मॉलिक्यूल का उतना ज्यादा लंदन फोर्सेस होंगे, ठीक है जी। आपने देखा है लंदन फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस देखे हैं आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया? ऐसे करो सारे हाथ, करो, देखो आ रहे, पास आ रहे हैं, आ रहे ना,
आगे ठीक है जी। ऐसे मजाक कर रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, नहीं है। क्या कह रहे भाई? ओके चलो सुनो। अब इसके अंदर क्या होगा, आपने बुक्स देखी होंगी यार, जब आप लोगों ने, है ना, कुछ बुक्स होती है आपने चिपका के ऐसे रख दी, है ना, संभाल के रख देते हैं, और कुछ भी उसके 2-4 महीने बाद अगर आप निकालते हो तो वो चिपक जाती है ना। आपने कोई गम नहीं डाला था बट वो फिर भी चिपक गए। आप लोगों को गम चला गया उसमें और चिपक गया, है ना, पढ़ाई का गम। ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ भैया, वहां पे वेंडरवेल फोर्सेस थे, क्योंकि वहां पे फोर्सेस, जो हमारा सरफेस एरिया था वो ज्यादा था। अब आप अगर बुक्स को ऐसे रखा हुआ था, क्या बुक्स कभी चिपकेंगी? नहीं चिपकेंगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या है, कम है। ऐसे रखोगे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेंडरवेल फोर्सेस कम इनटू प्ले, जिसकी वजह से वो बुक्स जो थी हमारी चिपक गई। समझ आया? तो ये था, तो मैंने वही चीज लिखवाई, जो लंदन फोर्सेस या वेंडरवेल फोर्सेस थे, ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। आपने देखा होगा जिस दिन फुल मून होता है उस दिन सी में टाइड्स आती है। वेंडरवेल फोर्सेस है वो, ग्रेविटेशन बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल पुल है सन, सॉरी, मून का टुवर्ड्स अर्थ, जिसकी वजह से वो हाई टाइड्स आती है। तो अरे वेंडरवेल फोर्स, अब दोनों अलग अलग डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हो गए ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल। वेंडरवेल फोर्सेस वैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे लगता है, हमने वो माइक्रोस्कोपिक में आपको आइडिया दे दिया कि ऐसा हो रहा है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होएगा उतना ज्यादा उसके अंदर वेंडरवेल फोर्सेस होंगे। अभी एक प्रूफ कर देता हूँ आपको। हमने मिथेन लिया CH4, दैट इज अ गैस। ठीक है, जैसे जैसे आपने कार्बन चेन बढ़ाना शुरू किया, वहां पे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा। जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा तो वहां पे वेंडरवेल फोर्सेस बढ़ेंगे। जब वेंडरवेल फोर्सेस बढ़े तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो ऑक्टेन है, C8H18 है, तो वो क्या हुआ, एक कार्बन वाला तो गैस था, बट 8 कार्बन वाला क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, डीजल की बात करें तो वो C12 होएगा। तो कार्बन जैसे जैसे आप जाते रहोगे ऊपर की तरफ, तो वहां पे वेंडरवेल फोर्सेस कम टू प्ले, और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो पहले गैस, गैस से फिर वो लिक्विड, लिक्विड के बाद वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो। ठीक है जी, जो भी वैक्स आती हैं, जैसे जैसे अब कैंडल वैक्स होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन, है ना, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। समझ आया? वेंडरवेल फोर्सेस यहाँ पे दी हैं, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। More the magnitude of attractive forces, more the magnitude of attractive forces, more will be the, more is the boiling point. Magnitude of attractive forces, more is the boiling point. देखो, डाइपोल डाइपोल में मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्टर डिपेंड नहीं करने वाला इसकी डाइपोल मूवमेंट पे। ठीक है जी, क्योंकि बहुत थोड़ा सा वेरिएशन रहता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में, जो पार्शियल, जो पॉजिटिव चार्जेस आए, नेगेटिव चार्जेस आए हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होगा। अगर हम इनके यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ पे अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो क्या ऑर्डर आना चाहिए, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हुआ? है जी, अगर हम यहाँ पे CH3Cl F Bri इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? CH3F का, नहीं, क्या होना चाहिए? हाँ जी, देखो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट का बहुत ज्यादा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है यहाँ पे डाइपोल डाइपोल, क्योंकि इन दोनों के जो बॉन्डेड आइटम्स हैं, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे वेंडरवेल फोर्सेस वाला आएगा, फैक्टर इफेक्ट करेगा। यहाँ पे कार्बन तो एक ही है। अब वहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। क्लोरीन का साइज बड़ा होएगा, ब्रोमीन का और बड़ा होएगा, और आयोडीन का साइज क्या होएगा, सबसे बड़ा होएगा। तो वो वाला फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। तो CH3I का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होएगा। फिर CH3Br का, फिर यहाँ पे Cl हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है जी। एक तो नेगेटिविटी वाला होती है। दोनों नॉन मेटल है, कार्बन और फ्लोरीन नॉन मेटल है, कार्बन क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो बहुत थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा। ठीक है जी, इसी वजह से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये 194 डिग्री है केल्विन, ये 249 केल्विन है, दिस इज 278 केल्विन, और तीसरा जो है हमारा आ जाएगा 316 केल्विन। ठीक है जी, यहाँ पे साइज बेटर कर गया। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने मतलब वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहा ना। अब CO2 का भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 77 के, बट वो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे एग्जिस्ट कर रही है, एज ए गैस। टेम्परेचर ज्यादा के लिए मतलब हमें नॉर्मल फील उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। बॉइलिंग पॉइंट 77 के बॉइल कर रही है। तो लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। मतलब एक गैस जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है टेम्परेचर उससे ज्यादा है, तो गैस भी गर्मी है। अब यहाँ पे बर्फ रख दो, सपोज करते हैं ना, वैसे लेके आनी बड़ी होती है, पर ले आते हैं हम, ठीक है ना। और यहाँ पे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सी है, तो क्या होगा, कुछ होएगा। आप पार्क में बैठे हुए, बड़े पार्क में, हमने वहां पे 10 किलो की एक सीढ़ी लेके आके रखी, 50 किलो की रखी। अब बैठे हुए यहाँ पे, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे, कितना फर्क आएगा एटमोसफेयर में। वो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ यार, हो यार वापस टॉपिक में। नहीं पता नहीं क्या है, काफी कहानी और है ना, छोड़ो। ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए जरा। इन आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इन आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, अब आइसोमेरिक का मतलब क्या है, आइसोमर्स, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इन आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, in isomeric haloalkanes, the boiling point decreases with increase in branching, decreases with increase in branching. Reason, डिक्रीज होता है सर, बताता हूं, अभी दिखाता हूं, लिखिए जरा। इट इज ड्यू टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस और वेंडरवेल फोर्सेस। Due to London forces, due to the magnitude of London forces or Vanderbilt forces. ये देखिए जरा यहाँ पे, ये मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया, इसका सरफेस एरिया जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपका होएगा तो उसका सरफेस एरिया ये पूरा होएगा, नेक्स्ट के साथ चिपका होएगा। ठीक है, 5 कार्बन है, इसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे लगा दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये कुछ स्फेरिकल सेमी सर्कल टाइप होने लगा। ये वाला जो एरिया था वो कम हो गया, पहले वो सपोज करो इतना बड़ा था, यहाँ पे कम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, 5 और 1 ये हो गया, एक ही मॉलिक्यूल था जो इतनी जगह घेरे हुए था, तो वो दूसरे के साथ ज्यादा उसमें रहता, टच में, विंडरवेल फोर्सेस, सरफेस एरिया ज्यादा था तो ये ज्यादा रहेगा। यहाँ पे जैसे ही कार्बन चेंज हुई तो ये क्या हुआ, स्फेरिकल शेप में आना शुरू हुआ, सेमी सर्कल टाइप बना दिया इसने,
तो ये वाला कॉमन एरिया रहेगा, और जैसे कि हमने एक और ब्रांचिंग कर दिया तो ये किस शेप में आ गया, स्फेयर में, है ना। और मेडिकल नॉन मेडिकल साइंस वाले बच्चे हैं हम, है ना। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ सबसे कम होता है सरफेस एरिया, स्फेयर का सबसे कम होता है। इसी वजह से जो पानी की बूंद है, ड्रॉप ऑफ वाटर है, वो स्फेरिकल शेप की होती है अगर आप उसे, अदरवाइज तो वो कुछ ऐसे दिखाते हैं, है ना। आपने सबने ड्राइंग बनाई हुई है ऐसी शेप की, अभी ऐसी क्यों होगी, उन्हीं तो स्फेरिकल चाहिए थी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो ऐसा दिखती है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या रहेगा, अगर आप स्पेस में जाके पानी को छोड़ोगे तो वो स्फेरिकल शेप में आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमाइज करना। अब आप क्या जानो यार, सिलेबस सब कट ही गया तुम्हारा, हाँ? लिख लीजिए इसे, सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस एरिया। रीजन क्लियर हो गया भाइयों। इन आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स the boiling point decreases with increase in branching because of surface area या van der Waals force। नेक्स्ट लिखिए डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है भैया हमारा डेंसिटी। एल्काइल क्लोराइड्स आर लाइटर देन वाटर, एल्काइल क्लोराइड्स आर लाइटर देन वाटर, ये बना लो भैया काम आएगा। ये वाला एग्जांपल है ना, ये बना लीजिएगा। इसका सबसे ज्यादा, इसका कम, इसका कम, सबसे कम, नहीं बनाना बच्चे आएगा फिर बिल्कुल। हाँ जी हो गया। चलिए लिखिए एल्काइल क्लोराइड्स आर, alkyl chlorides are lighter than water, but bromides and iodides are heavier। अब देखो डेंसिटी हमने पढ़ा है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं मास इंक्रीज करूंगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो इस केस में क्या हुआ, आर आई की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल, एंड लास्ट आ जाएगा हमारा आर एफ। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें। आर आई, आरबीआर, आरसीएल एंड आर एफ। नेक्स्ट लिखिए सॉल्युबिलिटी। एनसीईआरटी बुक है किसी के पास,
एनसीईआरटी से छापना भाई पूरा एज इट इज। आर solubility is important, very important, very important। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या आएगा, जो हमने अभी पढ़ा एल्काइल हैलाइड दे आर ऑफ पोलर नेचर, हमने पढ़ा था सी एफ बॉन्ड या सी सी एल बॉन्ड पोलर नेचर का था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब जो एल्काइल हैलाइड्स है दे आर ऑफ पोलर नेचर, वाटर जो है वो किसका है, पोलर नेचर का है। और हमने पढ़ा था कि लाइक डिजोल्व, लाइक पोलर में पोलर शीट डिजोल्व हो जानी चाहिए, बट एल्काइल हैलाइड्स आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जी, समझ आया क्वेश्चन मैंने क्या बोला, एल्काइल हैलाइड्स हमारे पोलर नेचर के हैं बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ आया, ऐसा क्यों अभी लिखवा रहा हूं। देखो जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं क्या होता है, कोई भी चीज वाटर में सॉल्युबल होगी, अगर वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्गर है तो वो कोई चीज को सॉल्युबल नहीं होएगा। अगर सपोज करो वाटर था, वाटर वाटर के बीच में कुछ बॉन्ड बना हुआ है, अगर मैंने उसका वाटर के अंदर एल्कोहल डाल दिया लेट से, तो वो झट से सॉल्युबल है, मीठी मीठी है ना, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब वो क्यों हुआ है सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज वाटर के बीच में और जो वाटर के बीच में बॉन्ड था, अब वो बॉन्ड टूटा, वाटर और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड या सेम मैग्नीट्यूड का था, इसी वजह से वो सॉल्युबल हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जो एल्काइल हैलाइड्स थे जब उन्होंने वाटर के साथ बॉन्ड बनाया, तो वो जो बॉन्ड बना वो वीक बॉन्ड था, वो जो बॉन्ड बना वो वीक बॉन्ड था एज कंपेयर टू वाटर वाटर बॉन्ड। इसी वजह से क्या हुआ, वो बॉन्ड वापस से ब्रेक हो गया और वाटर वाटर बॉन्ड हमारा मोर स्टेबल था, तो इसलिए वो स्टेबल बना रहा, और जो एल्काइल लाइट था वो इंसॉल्युबल रह जाएगा। समझ आया, समझ आ गया। The haloalkanes are very less soluble in water. The haloalkanes are very less soluble in water. To dissolve haloalkane in water, to dissolve haloalkane in water, energy is required. Energy is required to overcome the attraction. Energy is required to overcome the attraction between the haloalkane molecule. Energy is required to overcome the attraction between the haloalkane molecules, and break the hydrogen bond bonds between water molecules. Break the hydrogen bonds between the water molecules. Less energy is released when new attractions are set up. When new attractions are set up between the haloalkanes, less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and the water molecules. Between the haloalkanes and the water molecules, as these are not as strong as the original hydrogen bonds, in water. As a result, the solubility of haloalkanes
solubility of haloalkanes in water is low. However, next line में लिखेगा however, next line से लिखिए however, haloalkanes tend to dissolve in, however, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents, tend to dissolve in organic solvents because the new intermolecular attractions, because the new intermolecular attractions between haloalkanes and solvent molecules have much the same strength as the one being broken in the same strength as the one being broken in the separate haloalkane and solvent molecules. पेपर में ऑलरेडी छापा broken in the separate haloalkane and solvent molecule. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा ये पेपर में। ठीक है, अभी जिनको हलोअल्केन्स आएगा तो इनमें से ये लेके चलिए कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, बहुत बारी पूछा गया है, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे भी पूछा है, दो अल्काइल लाइट्स आर पोलर, क्लास खत्म नहीं हुई, अभी आधा घंटा पड़ा है, इनसे पूछो बेचारे सुबह से बैठे 9 बजे आई थी, 9 से लेके 1 बजे तक, 1:30 बजे तक पढ़ के गए, 3 बजे फिर आ गए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन। चलिए लिखिए जरा, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लिखिए जरा, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, the substitution reaction of alkyl halides are known as nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। ठीक है जी, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें SN1 SN2 के बारे में बात करेंगे, तो पहले मैं आपको SN1 SN2 बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको जनरल रिएक्शंस बताता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो कैसे रहा है, इसमें क्या होगा, देखते हैं ये कार्बन था, यहाँ पे ये X था, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा इसके ऊपर, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग गया और X माइनस अलग हो गया।
ठीक है जी, न्यूक्लियोफाइल जो था वो हमारा लग गया और एक्स जो था वहां से निकल गया। न्यूक्लियोफाइल क्या थे हमारे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज होंगे या ये हमारे क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रॉन रिच कैसे होंगे? जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर होएगा। ठीक है जी, नेगेटिवली चार्ज में Cl Br OH कुछ भी होएगा नेगेटिवली चार्ज। अगर न्यूट्रल में देखा जाए तो वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, दीज ऑल आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है जी। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किसमें हमारी सबसे फास्ट होएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी सबसे ज्यादा होएगी? RF, RCl, RBr एंड RI। किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होएगा? RI में। क्यों? ओके, और कोई? एक और कोई इसमें एडिशन करना चाहता हूँ, आंसर दीजिए भाई। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? RI। आई जो है दैट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, वो हमने कैसे डिसाइड किया था लिविंग ग्रुप वाला? सुन लो भाइयों, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा था? जो स्ट्रॉन्गर एसिड बना रहा था। यहाँ पे आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां से आई निकलेगा, क्या एसिड बनेगा यहां से? HI। HI स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HBr, HCl, ये तो HF लीस्ट रिएक्टिव RF होएगा। समझ आ गई? तो RCl में सबसे, RI में सबसे फास्ट जो है हमारी रिएक्शंस होएंगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आ जाएगा। RI जो बॉन्ड था वो सबसे इजीली क्लीव हो जाएगा, जैसा भाई ने बोला, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है सबसे सबसे ज्यादा होएगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक और चीज भी बताई थी, इस R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था तो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस होगा, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज छोटा रहेगा, इजिली चला जाएगा। यहाँ पे बढ़ जाएगा, थोड़ा मुश्किल होएगा। यहाँ पे और ज्यादा हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल रहेगा हमारे लिए। चलिए जी, यहाँ पे फर्स्ट लिखिए सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बनाएगा? स्टेबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम, तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कौन से वाला सबसे इजीली रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट बना देगा। हमें तो प्रोडक्ट बनाना है ना, एल्कोहल से कोई चीज बनानी है या कोई और चीज बनानी है, एल्काइल हैलाइड से कुछ और चीज बनानी है, हमें तो मेजर प्रोडक्ट बनाना ना। तो फायदा ही बनेगा, बनाने ही क्यों है? अबे आपको पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध मिला के दे दूं, ऐसे ही करके छान के देता हूँ, ये लो भाई, क्या होएगा? है ना, फायदा नहीं है ना उसका। तो वो चीज है ना, तो हमें तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तभी तभी फायदा है, तभी वो रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी है वो। आप अपनी लैब में थोड़ी बैठे हो कि हाँ यार ये भी मिक्स कर दो, ये मिक्स कर दो, ये मिक्स कर दो। कुछ तो होएगा, धुआं धुआं निकलेंगे, हो सकता है वही जो आपकी टेस्ट होगा वही तोड़ो आप। है ना, वो थोड़ी कर रहे हो। तो प्रोडक्ट बनाओ ना, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। चलिए लिखिए, फर्स्ट लिखिए सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आता है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े, जिनके जवाब मेरे पास भी नहीं होंगे। लिखिए जरा, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। किसी को एल्काइल हैलाइड मिल गया है ना, कहेगा यार चलो दारू बनाते हैं।
KOH एक्वस के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ROH बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा जी KX। क्लियर है क्या कह रहे हैं? एल्काइल हैलाइड था, इसका हमने KOH के साथ रिएक्शन कर दिया एक्वस के साथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा KOH एक्वस ही चाहिए हमें, ठीक है जी। यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं C2H5Br था, उसका हमने KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कर दिया, तो भैया यहाँ पे हमारा C2H5OH बन जाएगा और KBr बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है जी, मीठी मीठी। अरे बता रहा है यार, ओके चलिए ये हो गया। एक और तरीका भी है, यहाँ पे हमने C2H5I लिया, इसका हमने AgOH के साथ रिएक्शन कर दीजिए एक्वस के साथ, तो यहाँ पे C2H5OH एंड Ag है। ठीक है जी, जैसे भाई और कोई मत करना यार, ट्राई अल्लाह को प्यारे हो सकता है। ठीक है, C2H5 जो है वही सिर्फ हमारी बॉडी पे असर तो डाल दिया, वो वाला गलत असर नहीं डाल, है ना। पंजाब में हमने बड़े बड़ी सुना होगा कि पंजाब में होता है जहरीली शराब पीने से, या बिहार वाली साइड होता है जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत या वो अंधे हो गए। ठीक है, वो मिथेनॉल होती है मिक्स, नहीं क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वो लिखा हुआ है। अब अगर कोई बंदा इथेनॉल मिथेनॉल पी भी ले गलती से, तो उसको इथेनॉल चढ़ाई जाती है ताकि वो ठीक हो जाए, बच जाए। यार हाथों में ठीक में लिखा है यार, मैंने थोड़ी तेरा, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। चलिए सेकंड लिखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। सेकंड पॉइंट लिखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। यहाँ पे रिएक्शन का नाम लिख सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये रिएक्शन हमने पहले किया था विलियमसन सिंथेसिस में। ठीक है जी, इसके अंदर हमने क्या किया, RX लिया, उसका हमने RONA के साथ, ठीक है जी, एल्कोक्सी ग्रुप के साथ करना था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, RONA के साथ रिएक्शन कर दिया। यहाँ पे Na पे O, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्या होएगा ये ROR बन जाएगा, साथ में NaX जो था वो हमारा यहां से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है जी, और इसे हम कर देंगे हीट। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं C2H5Br, हमने रिएक्शन कर दिया NaOC2H5, यहां से NaBr बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा C2H5OC2H5। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है जी, इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आगे कराएंगे जो एल्काइल हैलाइड है, इट शुड बी प्राइमरी, लिख लीजिए वहां पे कंडीशन लिख लीजिए, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर ये सेकेंडरी हो गए तो मिक्सचर मिलने शुरू हो जाएंगे, हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे एल्कीन्स एंड ईथर्स, और अगर टर्शरी हुआ तो सिर्फ एल्कीन इज द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, बाकी डिटेल में आगे भी करेंगे जब चैप्टर में आएगा, ये एल्कोहल वाले चैप्टर में। अब एक चीज, एक और तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, C2H5Br ले लिया, ठीक है, C2H5Br लिया और इसका हमने Ag2O के साथ रिएक्शन कर दिया।
Ag2O के साथ रिएक्शन कर दिया तो ये हमें बना के देगा C2H5O C2H5 प्लस 2AgBr। क्या रह गया भाई, क्यों बोले जा रहे हो? ठीक है, ये रिएक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, ईथर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी पढ़ाई की बात करो ना, टेस्ट नहीं पढ़ो तो मजा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप। कार्बोक्सिलेट ग्रुप ब्रैकेट में लिखेगा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स यहां पे कैसे होएगा, देखिए आर एक्स हमने लिया, इसका हमने सिल्वर सॉल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOO यहां से Ag गया, यहां से एक्स जाएगा एंड इट विल फॉर्म RCOOR प्लस AgX। C2H5Br इसका हमने रिएक्शन करा दिया CH3COO Ag के साथ, ये बना के देगा हमें C2H5 नहीं CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस AgBr। समझ आ गई जी? कुछ नहीं, रट्टा है यार। अब इसे ये डालोगे तो यही बनने वाला है ना। अब गलत बोलेंगे हम। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। Substitution by cyano group. Formation of alkyl cyanides. Formation of alkyl cyanides या एल्केन नाइट्राइल्स। RX लिया हमने, इसका KCN के साथ रिएक्शन कर दिया एल्कोहलिक के साथ और ये बना के देगा हमें RCN प्लस KX। ठीक है जी। CH3Br था, इसका हमने KCN के साथ रिएक्शन कर दिया और ये बना के देगा हमें CH3CN प्लस KBr। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम इसके कन्वर्जन्स करेंगे तब यूज होगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लिखिए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर स्टेप अप। दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन। बेसिकली लिखो ना, दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन। अब स्टेप अप का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन थे, कार्बन चेन थी, उसमें एक कार्बन और बढ़ गया। रिएक्टेंट साइड भी देखो तो कितने कार्बन है हमारे पास, एक ही कार्बन है CH3Br। उसका हमने KCN के साथ किया तो राइट साइड पे कितने कार्बन हो गए, दो हो गए, CH3CN में कन्वर्ट हो गया, दो कार्बन हो गए यहाँ पे। समझ आया? सपोज कर लो हमने यहाँ पे C2H5Cl था, इसका हमने KCN एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कर दिया तो राइट साइड पे कितने कार्बन हो जाएंगे, तीन हो गए। अगर वो कहीं पे पूछता है, सपोज करो अगर उसने पूछ लिया कि यार मेरे को दो कार्बन से
3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन चाहिए या कोई एल्काइल हैलाइड चाहिए, या वो बोलता है कन्वर्ट दिस एल्काइल हैलाइड, मतलब ये इथाइल क्लोराइड है, कन्वर्ट इट इनटू प्रोपाइल क्लोराइड, तब ये रिएक्शन हमारा काम करेगा। अब हमने पढ़ा था KCN, RCN के साथ 3 रिएक्शन की थी हमने, याद हो भाइयों आपको? एसिडिक मीडियम में H प्लस किया तो ये क्या बना के दे रहा था हमें, RCOOH। अगर हम इसका बेसिक मीडियम में कर रहे थे तो RCONH2, और अगर हम इसका सोडियम C2H5OH के साथ करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2 में। दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन या टू असेंड अ सीरीज, या हम लिख सकते हैं टू असेंड द सीरीज। असेंड इंक्रीज करने के लिए। लिख लिया जी। नेक्स्ट लिखिए सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। ये भी अगेन एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। Substitution by isocyano group. Formation of alkyl isocyanide. ठीक है जी, क्लियर है? इसका रीजन मैंने बताया हुआ, ये समझ आ गया जी। लिखिए जरा, नोट बना दीजिए, एक नोट। लिख के नोट बना लीजिएगा। जल्दी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है जी, नोट बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट। सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन, दूसरा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट मतलब थ्योरी में ये वाला, AgCN और KCN वाला। लिखिए haloalkanes with KCN, haloalkanes with KCN, potassium cyanide, form alkyl cyanide, form alkyl cyanides as the main product, while AgCN, while with AgCN they give alkyl isocyanide AgCN they give alkyl isocyanide as मेन प्रोडक्ट, ये चीफ प्रोडक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो सॉल्ड एग्जांपल है ये। ठीक है जी, वहां पे लिख लीजिए, सॉल्ड एग्जांपल है, थ्योरी का क्वेश्चन है ये।
अब समझो इसे कैसे होएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, KCN एल्कोहलिक जो है दैट इज एन आयनिक कंपाउंड, लिखवा देता हूं बाद में, पहले सुन लीजिए। हमने KCN यूज किया। KCN क्या है, हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये कैसे टूटेगा, K प्लस और CN माइनस में। यहाँ पे ये बोलता है कि RX का जब हमने CN नेगेटिव के साथ रिएक्शन किया तो RCN बना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे R की जगह मैं C2H5 ले रहा हूं, यहाँ पे भी C2H5 बन जाएगा। यहाँ पे बोलता है कि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बना दैट इज मोर स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल। इसी वजह से एल्काइल साइनाइड्स जो थे मेजर प्रोडक्ट बना। अब बात आती है AgCN की। AgCN मेरा एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये कैसे टूटेगा, Ag में और Cn में। अब Cn में कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, अभी सीरीज लिखवाई थी पीछे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से C और N में N के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये क्या करेगा, इस R प्लस के पास जाएगा तो इन दोनों में बॉन्ड बनेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, RNC एज मेजर प्रोडक्ट। समझ आया, दोबारा से देखिए। KCN एल्कोहलिक की बात की थी हमने, तो हमारा ये आयनिक कंपाउंड था, तो ये K प्लस और Cn माइनस में टूटेगा। C2H5X था, इसका हमने Cn के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बना के देगा, C2H5Cn। राइट, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो था ज्यादा स्टेबल था। AgCN हमारा एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो Ag और Cn में नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, तो ये R के साथ इजीली कनेक्ट करेगा और RNC मेजर प्रोडक्ट बना देगा। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए जी लिख लीजिए, आपकी बुक से ही लिखवा रहा हूं, वहां पे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल 6.5 है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, एग्जाम्पल 6.5। ठीक है, जो चीज मैंने यहाँ पे बताई वो सारी लिखवाई रहूंगा। चले जी, देखिए जरा। KCN is ionic compound. KCN is an ionic compound and provides cyanide ion in solution. Cyanide ion in solution. Although both carbon and nitrogen atoms are in a position to donate electron pair, the attack take place mainly through carbon atom, and not through nitrogen atom. Attack take place mainly through carbon atom and not through nitrogen atom, since carbon-carbon bond is more stable. Since carbon-carbon bond is more stable than carbon-nitrogen bond. Carbon-carbon bond is more stable as compared to carbon-nitrogen bond. However, AgCN
is mainly covalent. AgCN is mainly covalent in nature, and nitrogen is free to donate, and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as the main product. राइट, क्लियर है ये? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये डायरेक्टली पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो बाकी करेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में, कल शाम को। कल शाम को